का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 30 डॉटनेट कोर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हम जो पहले पार्ट में भी हम 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, अभी आज देखने वाले हम आगे के 15 क्वेश्चंस जो इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नए जो कमर्स है और जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही पूछे जाएंगे और यही क्वेश्चन ज्यादा तो आपको पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकूं। दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पे 87.6% जो लोग हैं उन्होंने नॉट सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरा जो एक्सप्लेनेशन है या 1% का भी अगर मेरे चैनल का जो भी कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट मेरी इससे बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का टॉपिक टॉप 13 डॉट नेट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, तो हम हमारे हमारे क्वेश्चंस देख सकते हो। तो आपके कौन से क्वेश्चंस है आगे के 16 से लेकर 30 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन मैं आज कवर करने वाला हूँ। 15 क्वेश्चन आगे भी मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज जाके देखिए उस वीडियो को और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देख सकते हो हमारे 15 क्वेश्चन कौन से हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे 16वां क्वेश्चन से, डिफरेंस बिटवीन फिल्टर्स एंड मिडलवेयर्स। तो आप देख सकते हो कि फिल्टर्स एंड मिडलवेयर्स में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, अभी मिडलवेयर और फिल्टर्स, हम ये मिडलवेयर तो आपने सुना होगा डॉटनेट कोर में, बट आप एक्चुअली फिल्टर्स में कंफ्यूज हो जाते हो कि डॉटनेट कोर में फिल्टर्स कैसे। बट एक्चुअली आप देख सकते हो कि एएसपी डॉटनेट कोर एमयूसी में हम फिल्टर्स यूज करते हैं। जो भी हमारे एक्शंस पे हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, हम जो भी हम अगर यूआई पे हम को भी कुछ भी फंक्शनलिटी फंक्शन करते हैं, तो उसके बेसिस पे जो भी एक्शन हमारा इन्वोक होता है वो हमारा कंट्रोलर होता है। तो कंट्रोलर पे जो भी हमारा एक्शन इन्वोक होता है, एक्शन इन्वोक मीन्स जो एक्शन इन्वोक रहता है, रिजल्ट फिल्टर्स रहते हैं, बहुत सारे 3-4 टाइप के फिल्टर्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके रिलेटेड। बट एक्चुअली मिडलवेयर क्या है, तो आपको मिडलवेयर तो पता ही है। मैंने पिछले जो 15 टॉपिक है उसमें से मैंने मिडलवेयर आपको बताया। ठीक है, तो चलते हैं मिडलवेयर और फिल्टर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मिडलवेयर हमारा एक ग्लोबल लेवल पे होता है। जो भी हमारा यूजर रिक्वेस्ट सेंड करता है तो पहले मिडलवेयर थ्रू हमारे एप्लीकेशन को सर्वर पे हिट मारता है। ठीक है, और वैसे ही रिस्पांस थ्रू मिडलवेयर पे ही जाता है। ठीक है, रिस्पांस और रिक्वेस्ट का जो भी प्रोसेस है मिडलवेयर में होता है स्टार्टिंग में। तो हमारा ग्लोबल लेवल पे हो गया। जो भी हमें ग्लोबल लेवल पे हमारे एक्सेप्शन, अगर कुछ भी हमें ग्लोबल लेवल पे हमें कुछ कस्टम मिडलवेयर और कुछ भी हमें कुछ करना है, एक्सेप्शन करना है, हमें कुछ राउटिंग करनी है, हमें कुछ स्टैटिक फाइल अपलोड करनी है, हमें कुछ भी हमें स्टार्टिंग में जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जो हम कुछ करना चाहते हैं ग्लोबल लेवल पे, हम मिडलवेयर में करेंगे। बट फिल्टर हमारा लोकल लेवल पे होता है, जैसे कि कंट्रोलर लेवल पे होगा। फिल्टर्स हम कंट्रोलर लेवल पे लगाते हैं, जैसे कि हमारा एक्शंस मेथड्स रहते हैं, जो भी हम डायरेक्टली गेट ऑल एम्प्लॉइज रिकॉर्ड हम पीछे से मंगाते हैं, तो बैकएंड में हम गेट आउट एम्प्लॉइज का हम फंक्शन बनाते हैं। तो गेट ऑल एम्प्लॉइज के आगे देखा होगा तुमने, एट्रीब्यूट राउटिंग आप लगाते हो, आप ऑथोराइज लगाते हो, आप कुछ भी लगाते हो, और हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्शन फिल्टर हो गया। तो एक्शन फिल्टर के बाद हमारा एक्शन फिल्टर हो गया, तो हम रिजल्ट फिल्टर भी लगाते हैं। तो हमारा जो भी हमारे बिफोर और आफ्टर जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम उस थ्रू फिल्टर थ्रू कर सकते हैं। तो ठीक है, तो वो फिल्टर हमारा कंट्रोल लेवल पे हो गया। जो भी हम कंट्रोल लेवल पे फंक्शन करते हैं हमारा वो हो गया फिल्टर। तो ये देखो आप, तो मिडलवेयर अप्लाइज और ऑल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे होता है तो ये ऑल रिक्वेस्ट पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, और फिल्टर्स हमारा एमयूसी कंट्रोलर और रिजल्ट पेजेस पे अप्लाई होगा, क्योंकि हमारा ये एक्शंस पे डिपेंड करता है, हमारे कंट्रोलर के एक्शंस पे डिपेंड करता है। तो क्या एक्शन फिल्टर, मल्टीपल फिल्टर्स रहते हैं हमारे, एक्शन फिल्टर, रिजल्ट फिल्टर, एक्सेप्शन फिल्टर हो गया। तो ये बहुत सारे हमारे फिल्टर हो चुके हैं। जो भी हम बिफोर और आफ्टर, जो भी हम रिजल्ट से पहले हम जो भी हम कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, रिजल्ट के बाद जो हम कुछ कंडीशन लगाना चाहते हैं, हम वो फिल्टर करते हैं कि हम क्या कंडीशन लगाए और क्या हमारा आउटपुट आना चाहिए। अगर हमारा ये डेटा है तो हम कन्वर्ट करके अलग डेटा में हम व्यू पे कैसे लिख जाए। तो ये अलग अलग टाइप के फिल्टर हम एक्शन हमारे कंट्रोलर पे यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखो कि हमारा ग्लोबल रिक्वेस्ट पाइपलाइन, जो भी हमारे ग्लोबल लेवल पे जो भी रिक्वेस्ट पाइपलाइन थ्रो होती है वही है। बट ऐसा ही कि हमारे रन्स बिफोर एमयूसी, क्योंकि हमारा एमयूसी हमारा एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। एमयूसी पहले हमारा क्या होगा, ग्लोबल लेवल पे हमारा हमारा मिडलवेयर चलेगा, फिर हमारे एप्लीकेशन को हिट मारेगा, तो एप्लीकेशन हिट मारने के बाद हमारा एमयूसी चलता है। तो रन इनसाइड एमयूसी जो भी हमारा फंक्शन होगा वो मिडलवेयर के बाद हमारे फिल्टर रन होता है। तो यूज केसेस में देख सकते हो कि ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग, एरर हैंडलिंग है हमारे ग्लोबल लेवल पे। जो भी हम करना चाहते हैं, ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, लॉगिंग करना चाहते हैं, तो हम इसमें कर सकते हैं मिडलवेयर में। और बट फिल्टर्स में हम एक्शन लेवल वैलिडेशन, कस्टम ऑथोराइजेशन, रेस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, मैंने बताया कि हम किसी भी यूजर को अगर ऑथोराइज करना चाहते हैं तो हम फिल्टर्स पे अप्लाई करेंगे। हम अगर हम ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी हम पर्टिकुलर हमारे मेथड थ्रू, हमारे पर्टिकुलर एक्शंस पे करना चाहते हैं, हमारे पर्टिकुलर कंट्रोलर पे करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। और रेस्पॉन्स से पहले हम जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जो भी हमारे कंट्रोलर से रेस्पॉन्स जाएगा व्यू को, उससे पहले कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम फिल्टर्स थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मिडलवेयर क्या कर सकता है कि हम रन मेथड यूज करके हम मिडलवेयर स्टॉप कर सकते हैं। हमारा कुछ भी हम फंक्शनलिटी हम ग्लोबल लेवल पे हम स्टॉप कर सकते हैं, हम पाइपलाइन स्टॉप कर सकते हैं। बट इसमें हम एग्जीक्यूशन
मॉडिफाई भी कर सकते हैं और फ्लिप भी कर सकते हैं एक्सटर्नल एग्जीक्यूशन, ठीक है। और इसमें प्रोग्राम डॉट सी एस पे हम रजिस्टर करते हैं, मिडलवेयर को आपको पता ही होगा प्रोग्राम डॉट सी एस पे करते हैं, और फिल्टर को हम अप्लाई या एट्रीब्यूट्स करते हैं। जो भी हम फिल्टर्स प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको एट्रीब्यूट थ्रू ही फिल्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऑथराइज हमने यूज किया, ऑथराइज यूज करते हैं तो हम स्क्वेरी मार्केट यूज करते हैं बिफोर हमारा कंट्रोलर का जो भी एक्शन है हमारा वो भी रन करने से पहले हमारा मिड फिल्टर्स नोटिफाई होता है, ठीक है। तो आगे देखा हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मोनोलिथिक एंड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज, अभी माइक्रो सर्विस आपने देखा होगा डॉट नेट कोर में माइक्रो सर्विसेज यूज करते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज क्या है, छोटी छोटी बहुत सारी सर्विसेज है जो हम इंडिपेंडेंटली एक साथ हम मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ उस पे काम कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं हमारे चेंजेस। अगर समझ लो कि अंकित हमारा यूजर पे काम कर रहा है तो यूजर सर्विसेज पे जो भी सर्विसेज है छोटे छोटे सर्विसेज उस पे काम कर रहा है, तो अंकित सर्विसेज पे उस पे काम करेगा सर्विस वन पे, तो दूसरा पर्सन सर्विस टू पे काम करेगा, तो सर्विस वन अंकित अलग से डिप्लॉय कर सकता है, और जो भी अलग पर्सन है वो अलग सर्विस मतलब मतलब इंडिपेंडेंटली मल्टीपल सर्विस पे काम करके मल्टीपल सर्विसेज हम डिप्लॉय कर सकते हैं। बट मोनोलिथिक में कैसा है कि अगर हम कहीं पे भी छोटा सा भी चेंज करते हैं तो पूरा एप्लीकेशन हमें डिप्लॉय करना पड़ता है, बट यहाँ पे माइक्रो सर्विस में अगर हम सिंगल सर्विस भी चेंज करते हैं तो उसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यही मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस का डिफरेंस है। तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि सिंगल एप्लीकेशन है, मतलब सिंगल एप्लीकेशन मीन्स कहीं भी चेंज करो पूरा का पूरा डिप्लॉय करना होगा। मोनोलिथिक का मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट सर्विसेज है, जो भी सर्विसेज है वो अलग अलग है, हम कोई भी डेवलप कर सकते हैं, मल्टीपल डेवलपर एक साथ काम कर सकते हैं उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो डिप्लॉयमेंट में सिंगल डिप्लॉयमेंट यूनिट वही बताया मैंने, और इस सर्विस डिप्लॉय सेपरेटली। माइक्रो सर्विस में हर एक सर्विस इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं हम, ठीक है। और मोनोलिथिक का स्केल इंटायर ऐप स्केल सर्विसेज इंडिपेंडेंटली वही हो गया, ठीक है। और वन यूनिफाइड स्टैक, और वही बोला कि वन यूनिफाइड स्टैक मतलब एक ही, मतलब कुछ भी चेंज करो पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिप्लॉय करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीपल स्टैक फॉर सर्विसेज, मल्टीपल हम सर्विसेज को हम अलग अलग से हम पब्लिश कर सकते हैं। एंड डेटाबेस देख सकते हो कि वन सेंट्रल डेटाबेस है, इस सर्विस हैज इट्स वन डीबी, अलग अलग सर्विस के अपनी वन डीबी रहती है, हम अलग अलग से सर्विस को अलग अलग डिप्लॉय कर सकते हैं, कुछ भी हम थ्रू कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज थ्रू की। बहुत सारे जो एडवांटेज जो माइक्रो सर्विस यूज करते हैं, मोनोलिथिक हमारा जो पहला मोनोलिथिक यूज होता था तो उसमें बहुत सारे जो लिमिटेशंस थे वो माइक्रो सर्विस में बहुत सारे अभी ओवरकम कर दिए गए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो मोनोलिथिक फास्टर इनिशियली बट स्लोज ओवर टाइम, बट माइक्रो सर्विस में रिक्वायर मोर सेटअप बट स्केल्स फेल्स। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो, बट यूज केसेस में आप देख सकते हो कि कब हम मोनोलिथिक को यूज करें, माइक्रो सर्विसेज हम कब यूज करें। स्मॉल टू मीडियम एप्स विथ फीवर फीचर्स तो हम मोनोलिथिक एप्स यूज करें, सिंपल डिप्लॉयमेंट हो तो मोनोलिथिक यूज करें, स्टार्टअप और एमवीपी प्रोजेक्ट हो तो मोनोलिथिक यूज करें, और लार्ज और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है तो माइक्रो सर्विसेज यूज करें, नीड फॉर इंडिपेंडेंट स्केलिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस तो माइक्रो सर्विस यूज करें, मल्टीपल टीम्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली तो हम माइक्रो सर्विसेज यूज कर सकते हैं। तो हमारी है जो डिफरेंस है और है हमारा सिनारियोज है जो हम कहाँ कैसे और कहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे जो इंटरव्यूअर्स है ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, और आपने मोनोलिथिक की यूज किया, आपने माइक्रो सर्विसेज की यूज किया, तो ये आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने अगर माइक्रो सर्विसेज पे काम किया है तो आपको जानना जरूरी है कि आपने मोनोलिथिक के रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं आपके रिलेटेड ही सिंपल थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो प्लीज कवर करिए और प्रिपेयर करिए, ठीक है। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ कॉन्फ़िगरेशन वर्क्स इन डॉट नेट कोर एंड रीडिंग द वैल्यूज फ्रॉम ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल। तो आपको पता होगा कि हमारे डॉट नेट कोर में सारे जो की वैल्यूज हमारे स्टोर होते हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो हमारे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में स्टोर होती है। तो हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन इन डॉट नेट कोर, कॉन्फ़िगरेशन क्या है डॉट नेट कोर में। कॉन्फ़िगरेशन इन डॉट नेट कोर इज अ की वैल्यू बेस्ड सिस्टम दैट अलाउज द एप्लीकेशन टू लोड सेटिंग्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक ऐप सेटिंग डॉट जेसन, एनवायरनमेंट वेरिएबल, कमांड लाइन आर्गुमेंट, यूजर सीक्रेट्स, इन मेमोरी कलेक्शन एंड एजूर की वॉल्ट, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट कीज रहती है ना वो कीज हमारी स्टोर होती है हमारे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, और उनकी वैल्यूज हमारी स्टोर होती है ऐप डॉट जेसन में। तो हम उसका नाम लेके हम उसको कॉल करेंगे, लाइक नेम हमारा नेम है और नेम में हमने कुछ वैल्यू स्टोर की है तो हम नेम कॉल करके हम वैल्यू कॉल कर सकते हैं थ्रू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो उसमें क्या क्या वेरियस सोर्सेस रहती है, देखो आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स रहते हैं जैसे कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग्स हो गई, कि डे वेव और हमारा स्टेज है, हमारा टेस्ट है और हमारा प्रोडक्शन है, तो वो भी होगी। वो सारे एनवायरमेंट्स हमारे वेरिएबल स्टोर होते हैं, हमारे कमांड लाइन्स आर्गुमेंट्स रहते हैं, जो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स रहते हैं छोटे छोटे हम यूज करते हैं कमांड लाइन्स में, तो हमारे सारे आर्गुमेंट्स हमारे स्टोर होते हैं उधर। यूजर सीक्रेट्स रहते हैं जैसे पासवर्ड यूजर नेम, बट हम पासवर्ड एक्चुअली स्टोर नहीं करते, अभी पहले करते थे, बट अभी स्टोर करने के लिए हमारे पास एजूर की वॉल्ट है जो हमारे एजूर गूगल एजूर प्रोवाइड करके देता है। हम एक की प्रोवाइड करेंगे यूजर को, हम की वो डायरेक्टली कॉल करेगा कोड से और वैल्यू उठाएगा हमारे क्लाउड से। तो इसके क्या होगा कि हमारे जो डेवलपर है उसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से वैल्यू आ रही है और कहाँ क्यों कौन सी वैल्यू है इसमें। तो ये डायरेक्टली जो भी गूगल क्लाउड एजर पे जो भी काम कर रहा है वो उसके हाथ में है कि वो
की में कौन-सी वैल्यू प्रोवाइड करके देता है। तो ये बहुत सारे जो कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड है, जो हम ऐप सेटिंग डॉट जेसन में हम कर सकते हैं। और एक्चुअली ऐप सेटिंग डॉट जेसन इज़ द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। डिफ़ॉल्ट एक कॉन्फ़िगरेशन ऐप सेटिंग डॉट जेसन यूज़ होता है हमारे डॉट नेट कोर में। ठीक है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में हमारे डॉट नेट ऐप सेटिंग डॉट जेसन में क्या-क्या स्टोर होता है। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कनेक्शन स्ट्रिंग में सर्वर, डेटाबेस, आईडी और पासवर्ड ये सारा कुछ से स्टोर होता है। और यहाँ पे एप्लीकेशन नेम करके भी है। तो हम कैसे रीड कर सकते हैं ना, पहले मेथड हम क्या करेंगे कि यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन इन प्रोग्राम डॉट सी डॉट नेट कोर लोड द कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली विथ आई कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों है आई कॉन्फ़िगरेशन करके देख रहे हो ना आप, इंटरफ़ेस है जो हमारा हम जो भी हमारा रेफरेंस ऐड करते हैं थ्रू NuGet पैकेज, तो हम NuGet पैकेज थ्रू कॉन्फ़िगरेशन हम ऐड कर सकते हैं और उस पैकेज को ऐड करके जो भी हमारे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जो भी फाइल है, तो हम उठा सकते हैं। तो आप नीचे का स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि इसमें क्या किया है। तो इसमें क्या किया है कि इसमें अलग-अलग तरीके से हम कैसे-कैसे कॉल कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन थ्रू, तो वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐप सेटिंग और ऐप सेटिंग नेम करके हमने कॉल किया है, तो ऐप नेम हमारा कॉल हुआ यहाँ पे। तो ऐप सेटिंग कहाँ है? ये ऐप सेटिंग देख सकते हो आप। ऐप सेटिंग के अंदर हमारा ऐप्स एप्लीकेशन नेम है, तो उसने क्या किया कि ऐप सेटिंग कोलन ऐप सेटिंग नेम किया और ऐप नेम मिल गया उसको। तो माय ऐप नेम क्या मिलेगा? माय ऐप उसको यहाँ पे ऐप नेम में मिलेगा। तो मैक्सिमम यूज़र चाहिए तो यहाँ पे ऐसे भी कॉल कर सकते हो कि ऐप सेटिंग के साथ मैक्स यूज़र, तो ऐप सेटिंग के अंदर मैक्स यूज़र्स है, तो मैक्स यूज़र उसको मिला 100। तो ऐसे ही कनेक्शन स्ट्रिंग मिलने के लिए उसको ऐसा डिफ़ॉल्ट कनेक्शन को कॉल करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट कनेक्शन कॉल हुआ तो ऐसे ही हम उसको हम रीड कर सकते हैं। तो आप बता सकते हो अगर इंटरव्यू की अगर पूछे कोई आपको कि आप सेटिंग जैसे हम रन कैसे हम उसको डेटा कैसे फेच कर सकते हैं कि ऐप सेटिंग में जो की वैल्यूज़ है उनको कैसे उठा सकते हो। तो आप नॉर्मली उनको बता सकते हो कि हमारे पास आई कॉन्फ़िगरेशन करके इंटरफ़ेस रहता है जो हम कॉल करते हैं और हम कॉल करते हैं कॉन्फ़िगरेशन डॉट और हमारा जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है, हमारा जो भी हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारी जो भी की वैल्यूज़ हमारे स्टोर है हमारे ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, तो हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके हम उसको उठा सकते हैं। ठीक है? तो आगे का क्वेश्चन हमारा आता है एक्सप्लेन स्टेट सेशन एंड स्टेट मैनेजमेंट ऑप्शंस इन डॉट नेट कोर कि हम सेशन और स्टेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हमारे डॉट नेट कोर में। So, in ASP.NET Core, state management is important for maintaining user data across multiple requests as HTTP is stateless by default. There are multiple ways to store and manage the state across requests. तो देखो इसमें पहला हमारा जो आता है सेशन मैनेजमेंट इन डॉट नेट कोर, तो हम हमारे सेशन किसे हम सेशन यूज़ कर सकते हैं हमारे सेशन और स्टेट मैनेजमेंट में क्या आता है कि सेशन यूज़ कर सकते हैं हमारी स्टोरिंग के लिए। तो सेशन क्या करता है? अ सेशन स्टोर द डेटा फॉर यूजर अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट। ASP.NET Core सेशन स्टेट यूजेस अ कुकी टू ट्रैक द सेशन एंड स्टोर द डेटा ऑन सर्वर साइड। तो हमारा सेशन जो भी होता है, हम जो भी हमारा जो हम इन्फॉर्मेशन जो भी हम टेम्परेरी बेसिस के या कुछ भी हम सेव करना चाहते हैं, तो हम सर्वर पे हमें सेव करता है हमारा सेशन, हमारा सर्वर साइड पे हमारा पूरा डेटा है वो सेव करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा स्टोरिंग कैसे हो रहा है सेशन में। तो यहाँ पे एचटीटीपी कंटेक्स्ट डॉट सेशन डॉट सेट स्ट्रिंग और यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूजर आईडी भी यहाँ पे स्टोर की सेशन में, और रिट्राइव करने का टाइप आपको सिर्फ ऐसा करना है कि एचटीटीपी कंटेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग करके यूजर नेम करो और आपको मिल जाएगा यूजर नेम। ठीक है? और ऐसे ही हम यूज़र आईडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूज़र आईडी 123 मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी। तो गेट स्ट्रिंग गेट इन करके आप ऐसे ही आप सेशन स्टोर कर सकते हो हमारे सर्वर पे। तो दोस्तों ये सेशन और स्टेट मैनेजमेंट का यूजेस क्या है एक्चुअली? तो हम कैसे भी हम एप्लीकेशन में जो भी हमारे यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है यूज़र्स की, अगर यूज़र लॉगिन करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं न कहीं सेव करनी पड़ेगी। ठीक है? तो हम एक्चुअली उसको ऐसे भेज नहीं सकते बार-बार, आपने आपको एक एक्सपायरी डेट सेट करनी पड़ेगी, एक्सपायरी टाइम सेट करना पड़ेगा। अगर यूज़र लॉगिन करता है, अगर उसको 5 मिनट का या 10 मिनट का लॉगिन आपको देना है, तो यहाँ पे काउंटर स्टार्ट हो जाएगा, बट काउंटर स्टार्ट होने के पहले आपको रिक्वायर्ड होगा कि वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम कहाँ रखें। तो हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन हम तो एक तो हम सर्वर साइड पे रखेंगे या हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमारे क्लाइंट साइड पर रखेंगे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहती है। तो हमारे सेशन क्या करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, वो हमारे सर्वर साइड पे स्टोर करता है। तो हमारे सर्वर साइड पे स्टोर करने के लिए जो भी आप देख सकते हो कि हमने सेट कैसा किया और गेट कैसे कर सकते हो, ठीक है? और हम जेसन में भी रख सकते हैं रिकॉर्ड, जो आप नीचे देख सकते हो कि हम जेसन में रखा और हमने उसको सीरियलाइज़ कर दिया। सीरियलाइज़ करने का यही मतलब है कि जो हम जेसन डेटा है हमारा सीरियलाइज़ होके बाइट्स में और इन्फॉर्मेशन हमारी अलग से सीरियलाइज़ होके जाए और वो एन्क्रिप्टेड हो या अलग से कुछ फॉर्मलाइज़ हो, हमारे डेटा जो भी ट्रांसफर होने में हमारे जो एपीआई थ्रू हमारे रिकॉर्ड जाना चाहिए, वो हमारा सीरियलाइज़ के वो एक डिफरेंट स्ट्रीम में हो, ठीक है? तो यही है, और हम रिट्राइव करेंगे कैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो हम जेसन में स्टोर करें या की वैल्यू में स्टोर करें, हमारी मर्ज़ी रहती है, जो भी हम इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करना चाहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारे हमारा कुकीज़ रहता है। कुकीज़ स्टोर द स्मॉल अमाउंट ऑफ पर्सिस्टेंट यूज़र डेटा ऑन क्लाइंट साइड। तो हमारा कुकी हो गया हमारा क्लाइंट साइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है हमारे क्लाइंट साइड पे। तो हमने यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट बनाया है कुकी ऑप्शन का, तो कुकी में क्या-क्या सेट किया हमने, एक्सपायरी सेट की कि हम चाहते हैं कि ये यूज़र इतने टाइम में एक्सपायर हो जाए, एक्सपायर मतलब उनका जो यूज़र लॉगिन है वो एक्सपायर हो, यूज़र नहीं सॉरी। तो हमारा एचटीटीपी ओनली ट्रू करा जाए तो प्रिवेंट द जावास्क्रिप्ट एज सिक्योर किया जाए ट्रू, तो सिर्फ ओनली एचटीटीपीएस हो जाएगा और एचटीटीपीएस यूज़ करेगा। और
यहाँ पे अपेंड कर दिया हमने यूजर नेम, और यूजर नेम अपेंड करते ही हमारे कुकी ऑप्शन में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें रीड करना है तो हम ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करें, आप सिंपल की वैल्यू बना के भी आप स्टोर कर सकते हो। आपकी मर्जी, अलग अलग ऑप्शन रहते हैं कुकी सेट करने के लिए। ये तो मैंने ऑप्शन बताया कि आप ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि रीड कुकी करने के टाइम उसने रिक्वेस्ट डॉट कुकीज करके यूजर नेम सेट कर लिया, जो यूजर नेम हमने सेट किया था यहाँ पे जॉन डॉय। तो वही हमारा रिक्वेस्ट, हमारा ऐसा यूजर नेम लेके हम कर सकते हैं और उसको डिलीट भी हम कर सकते हैं। तो प्रोज है ऐसा है कि परसिस्टेंट एंड इजी टू इम्प्लीमेंट कुकीज, हमारा परसिस्टेंस है क्योंकि जो भी हमारा कुकीज रहता है वो हमारा स्टोर होता है यूजर की इसमें क्लाइंट साइड पे। ठीक है, अगर क्लाइंट साइड खुद क्लाइंट जो भी हमारा जो हार्ड डिस्क में हमारा डेटा स्टोर होता है वो खुद होकर डिलीट मारेगा, खुद होकर क्लियर कैच चेक करेगा, तो यूजर की इन्फॉर्मेशन मिट जाएगी। ठीक है, तो उस ब्राउजर के क्लोज होने पे यूजर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिटेगी ना, तो उसको खुद जाके वो मिटानी पड़ेगी, फिर यूजर की इन्फॉर्मेशन मिटेगी। तो बट उसकी जो एक्सपायरी डेट है उस तक आपको तो एकदम फोर्सफुली आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो वही है, परसिस्टेंट इजी टू इम्प्लीमेंट है। और कॉन्स में इसके देख सकते हो कि लिमिटेड साइज 4 KB रहती है। तो आपको पूछ सकता है कि कुकीज की साइज क्या रहती है, मुझे पूछा गया था पिछली बार। तो कुकीज के साइज आपको बताना है कि 4 KB तक हम सेव कर सकते हैं हमारी कुकीज। ठीक है, तो यहाँ पे टेम डेटा आपने देखा होगा कि एमवीसी में हमारे टेम डेटा रहता है, जो हमारे शॉर्ट लाइव डेटा, जो भी हमारे कंट्रोलर से कंट्रोलर हम जो भी हम डेटा भेजना चाहते हैं तो हम भेज सकते हैं, हम टेम डेटा थ्रू भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, टेम डेटा इज यूजफुल फॉर स्टोरिंग द डेटा बिटवीन टू रिक्वेस्ट। इट स्टोर द सेशन और कुकी, हम स्टेशन में और कुकीज में हम स्टोर कर सकते हैं हमारे टेम डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि टेम डेटा हम स्टोर कैसे करते हैं। टेम डेटा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में मैसेज करके वेलकम टू दिस साइट कर दिया, और वही डेटा हमें अगर चाहिए तो हम टेम डेटा जो भी हम टू स्ट्रिंग डे में मैसेज हम ऐसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे वैसे ही व्यू डेटा व्यू बैग है जो हमारे डेटा पास करता है टू व्यू, कंट्रोलर टू व्यू पास करता है, मतलब बैकएंड से फ्रंट एंड पास करता है। तो बैकएंड से फ्रंट एंड पास करने के टाइम पे ऐसे हमारी इन्फॉर्मेशन हम सेट और हम रिट्राइव कर सकते हैं। बट हमारे टेम डेटा में आपने इन्फॉर्मेशन देते हो, क्योंकि हमने डिफरेंस बहुत सारा पूछा जाता है कि व्यू बैग व्यू डेटा और टेम डेटा में क्या डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस है कि टेम डेटा हमारा कंट्रोलर टू कंट्रोलर हमारा रिडायरेक्ट करने के लिए, हमारा जो डेटा पास करने के लिए काम आता है, कि हम एक कंट्रोलर से अलग कंट्रोलर तक भेजे डेटा, तो वही हमारा पास बात आता है, क्योंकि टू रिक्वेस्ट बोला है कि हम 2 रिक्वेस्ट तक हम डेटा हैंडल कर सकते हैं। बट यहाँ पे व्यू डेटा और व्यू बैग में देखिए कि हमारा डेटा सिर्फ कंट्रोलर टू व्यू पास हो रहा है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इनके डिफरेंस, मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार मैंने डिस्कस की भी है। बट मैं अलग से इसके एमयूसी के इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो इसको डिटेल में हम करेंगे। बट हमारा यहाँ पे हमारा टाइम लिमिट है। तो और यहाँ पे प्रॉन्स देख सकते हो, गुड गुड फॉर रिडायरेक्ट्स एंड ओनली अवेलेबल फॉर वन रिक्वेस्ट एंड कैचे। कैचे तो आपको पता ही होगा कि जैसे यूजर हमारा कुछ भी डेटा हमारे बैकएंड से लेकर आता है, तो वो बार बार हिट करता है कि बैकएंड को मुझे डेटा चाहिए, मुझे डेटा चाहिए। बट ऐसी टेक्निक रहती है कैचे की कि जो डेटा हम बार बार हम पेज कर रहे हैं, हम साइकिल बार बार हिट कर रहे हैं, तो वो कम कर देता है, मतलब वो स्टोर कर देता है कैचे में जो इन्फॉर्मेशन हम बार बार लाते हैं, और हम वो डेटा हम कैचे से उठाएंगे ना कि हम डेटाबेस से। तो इससे क्या होगा कि हमारे डेटाबेस के कॉल हमारे कम हो जाएंगे, तो हम डायरेक्टली कैचे से ही उठाएंगे वो रिकॉर्ड्स। तो ये हमारा कैचे हो गया। तो दोस्तों, हमारा मतलब है कि सेशन और स्टेट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा एक तो हो गया सेशन हो सकता है, हमारे हमारे कुकी हो गया, हमारे टेम डेटा व्यू बैग व्यू डेटा कैचे हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे टॉपिक आपको पता होना चाहिए, आपको 3 या 4 रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको आप बता सकते हो सामने वालों को कि आपने स्टेट मैनेजमेंट कैसे किया हमारे .NET कोर में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग एरर्स एंड एक्सेप्शन इन ASP.NET कोर एप्लीकेशन। तो हम स्ट्रेटजीज हैंडलिंग एक्सेप्शन एंड एरर कैसे हैंडल कर सकते हैं हमारे .NET कोर में। तो हमारा पहला हो गया कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग द मिडलवेयर। तो हम एक मिडलवेयर यूज कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, तो उस पे हम एक्सेप्शन एक्सेप्शन दे सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं। और दूसरा हमारा हो गया कस्टम एक्सेप्शन मिडलवेयर, जो कस्टम मिडलवेयर हम क्रिएट कर सकते हैं और लॉग बना सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, तो कस्टम मिडलवेयर भी हम हमें रजिस्टर करनी पड़ती है प्रोग्राम.cs में, हम जो भी कस्टम मिडलवेयर क्रिएट करते हो। ठीक है, ग्लोबल एक्सप्रेशन आपको पता है कि हम मिडलवेयर में ग्लोबल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, जैसे कि हमारे मिडलवेयर 1 by 1 एग्जीक्यूट होता है, और वैसे ही हम कस्टम हमारा एक ग्लोबल एक्सप्रेशन उसमें हम दे सकते हैं। ठीक है, और ट्राई कैच ब्लॉक भी हो गया, हम जो भी हमारे कोड रहते हैं उसमें हम ट्राई कैच ब्लॉक देते हैं कि ट्राई अगर ट्राई में कुछ एरर आता है तो कैच में हैंडल हो जाए, और कैच में हैंडल होते ही वो हमारा जो भी लॉग है, हमारा जो भी हम लॉगिंग करना चाहते हैं, हम उस थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं। तो वैसे हम कर सकते हैं ट्राई कैच में। ठीक है, और हमारे ट्राई हैंडलिंग 4 एंड 4.4 एरर्स जो भी हमारे नॉट फाउंड एरर्स है,
तो उसको हैंडल करने के लिए हम अलग से कुछ पेज बनाते हैं एक्स्ट्रा, तो वो पेज रिडायरेक्ट हो जाते हैं कि आपका नॉट फाउंड है, पेज नहीं मिल रहा है। और हम एक्सेप्शन फिल्टर्स भी यूज करते हैं, जो फिल्टर्स हमने बताया कि एक्शंस पे जो भी कंट्रोल एक्शन पे जो भी फिल्टर रहता है, तो एक्सेप्शन फिल्टर्स भी रहता है वहाँ पे। तो एक्सेप्शन आने से पहले और एक्सेप्शन आने के बाद हम क्या क्या हम कंडीशन लगा सकते हैं, तो हम वैसे हम एक्सेप्शन फिल्टर दे सकते हैं कि हम कौन से हम फिल्टर एक्सेप्शन पे दे सकते हैं। तो ये सारी है। और लॉगिंग एरर्स हम लॉग कर सकते हैं, सारी रिकॉर्ड्स जैसे टेक्स्ट फाइल में हम लॉग करते हैं, हमारे सर्वर साइड पे रखते हैं हम जो भी रिकॉर्ड्स है, या क्लाइंट्स इन्फॉर्मेशन क्लाइंट साइड पर रखे कुछ भी हम लॉग बनाते हैं टेक्स्ट फाइल में, तो उन पे इन्फॉर्मेशन उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है कि यूजर ने कब लॉग इन किया, यूजर का पे एरर आया, यूजर ने ये इन्फॉर्मेशन डिलीट की, यूजर ने इन्फॉर्मेशन इंसर्ट की, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी लॉगिंग में होती है। तो उससे हेल्प क्या होती है कि यूजर ने क्या क्या किया उसका सारा ट्रैक रहता है, तो उसको हमें इशू फाइंड आउट करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आपको स्ट्रैटेजी सारी आपको आनी चाहिए, आपको 3 या 4 आपको बतानी नहीं चाहिए कि आप क्या-क्या करते हो हमारे एरर हैंडलिंग के लिए और एक्सेप्शन के लिए डॉट नेट कोर में। तो हमारा एक हो गया कि हम ग्लोबल लेवल पे हम एक्सेप्शन हैंडल करें, हम कस्टम मिडलवेयर क्रिएट करें एक्सेप्शन का अलग से, हम एक्सेप्शन हमें इसको अलग से आपको भी आगे मैं बताने वाला हूँ कि कस्टम एक्सेप्शन क्या है, मिडलवेयर में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं हम, कंट्रोलर थ्रू ट्राई कैच ब्लॉक में हम कैसे कर सकते हैं। तो और फॉर नॉट फॉर एरर्स जो अलग से हम कस्टम पेजेस बनाते हैं हमारे नॉट फाउंड के लिए, वो भी है। और एक्सेप्शन फिल्टर्स है, जो भी हमारे फिल्टर्स रहते हैं, एक्सेप्शन फिल्टर हमारे जो भी हम कंट्रोलर पे जो भी हम फिल्टर्स अप्लाई करते हैं उसमें एक्सेप्शन फिल्टर रहता है और लॉगिंग फंक्शन रहता है। तो ये आपको 3 या 4 पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा ही जाता है हमेशा, पूछा मतलब आपने काम किया है, तो आपको ये बताना आना चाहिए कि आपने कौन से फिल्टर्स पे काम किया, आपने कौन से एरर और एक्सेप्शन पे काम किया है, और आपने आपको कौन से पता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि व्हाई शुड आई प्रिपेयर डॉट नेट कोर इंस्टेड ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो मैंने बहुत बार ये टॉपिक मैंने डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क कवर किया है, और बहुत बेसिक टॉपिक है और बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि आपको ये नॉर्मल कुछ किसी को नॉर्मल डिफरेंस भी पता नहीं चलता है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में डिफरेंस क्या है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क है 4.7 से उसकी डेवलपमेंट बंद हो चुकी है, और 4.7 के अगर लाइक 5 डॉट नेट 5 मतलब डॉट नेट 6 डॉट नेट 8 से हम मतलब डॉट नेट कोर है एक्चुअली, डॉट नेट कोर 6 डॉट नेट कोर 8 को हम डॉट नेट ही बुलाते हैं अभी, क्योंकि डॉट नेट का जो भी फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट हो चुका है, और डॉट नेट कोर में अभी डॉट नेट फ्रेमवर्क भी मर्ज हो चुका है, क्योंकि हमारे जो भी विंडोज बेस है और जो भी क्रॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट है हमारे डॉट नेट कोर ही प्रोवाइड करके देता है। तो वाई शुड आई प्रीफर डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो डॉट नेट कोर इज अ मॉडर्न क्रॉस प्लेटफॉर्म हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क दैट रिप्लेस द older डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म पता होगा कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था, जो हमारे डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं करता था, जो लिमिटेशन थी डॉट नेट फ्रेमवर्क की उसको ओवरकम करने के लिए डॉट नेट कोर हमारा इसमें लेके आया है। तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी पार्ट 1, तो उसमें मैंने मेंशन किया है डॉट नेट कोर की हिस्ट्री, तो आप उस उधर जा के आप देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुकी है, दे दूंगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, जो हमारा विंडोज लिनक्स मैक्स ओएस जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता था, डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं करता था। तो यही है फर्स्ट ऑप्शन हमारा। सेकंड है हमारा परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। वही है, अगर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है तो परफॉर्मेंस भी अच्छा डॉट नेट कोर हमारा प्रोवाइड करके देता है। डॉट नेट कोर इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन डॉट नेट फ्रेमवर्क ड्यू टू रन टाइम ऑप्टिमाइजेशन एंड जस्ट इन टाइम improvements. ASP डॉट नेट कोर has built-in Kestrel web server which is outperform IaaS as many cases. तो आपको पता होगा कि Kestrel हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है और IaaS हमारा विंडोज प्लेटफॉर्म। तो IaaS हमारा बेसिकली हमारे जो विंडोज एप्लीकेशन की जो होस्टिंग थी उसके लिए हम IaaS सर्वर यूज करते थे पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क में, बट हम यूज करते हैं हम केस्ट्रल। केस्ट्रल हमारा अभी हम बोल सकते हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी जैसे यूज होता है, इन प्रोसेस आउट प्रोसेस होस्टिंग बोलते हैं उसको। तो हमारा आउट प्रोसेस होस्टिंग में हम केस्ट्रल और IaaS साथ में यूज कर सकते हैं, तो वही सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है। परफॉर्मेंस हमारा सपोर्ट करता है, हमारा केस्ट्रल क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, और कुछ इम्प्रोमाइजेशन है जस्ट इन टाइम कंपाइलर और रन टाइम में ऑप्टिमाइज किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि डॉट नेट कोर हमारा फास्ट हुआ है। और हमारा डॉट नेट कोर ओपन सोर्स है, तो डॉट नेट कोर इज ओपन सोर्स विद एक्टिव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट डेवलपर कम्युनिटी। डॉट नेट फ्रेमवर्क इज प्रोप्राइटरी एंड नो लॉन्गर एक्टिवली डेवलप ओनली सिक्योरिटी अपडेट्स। तो हमारा ये डॉट नेट कोर हमारा ओपन सोर्स है, और हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क ओपन सोर्स नहीं था। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है डॉट नेट कोर, बट डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं था। तो इफ यू वांट टू कंटिन्यू इम्प्लीमेंट मॉडर्न टेक स्टैक कम्युनिटी स्टैक, डॉट नेट कोर इज द वे टू गो। तो हमारे बहुत सारी जो एडवांटेज डॉट नेट कोर प्रोवाइड करके देता है। तो डॉट नेट को हमारा माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करके देता है, जो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं देता। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारा मेनली हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के साथ जाता था। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर मैंने पहले भी आपको बताया कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हम एक साथ पब्लिश करते थे, अगर कुछ छोटा भी चेंज है तो पूरा का पूरा पब्लिश करना पड़ता था, बट डॉट नेट कोर में ऐसा नहीं है। हम सर्विसेज में मल्टीपल सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज यूज करते हैं। माइक्रो सर्विस का
फ़ायदा यही है कि हम मल्टीपल सर्विसेज एक साथ डेवलप कर सकते हैं और छोटे-छोटे सर्विस हम पब्लिश कर सकते हैं। और हमें डॉट नेट कोर में हमें क्लाउड का भी सपोर्ट कर दिया गया है, जो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क नहीं था। बहुत एडवांटेज जो है, जो डॉट नेट कोर के साथ है, जो नई-नई टेक्नोलॉजी हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं डॉट नेट कोर के साथ। जैसे मॉडर्न डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट है, तो आपने पता ही होगा सीआई/सीडी पाइपलाइंस, जो आपको इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि आपने सीआई/सीडी पाइपलाइन यूज़ किया है क्या? क्योंकि कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट, इसका अर्थ हुआ हम कंटिन्यू डेवलप करते हैं और कोड को हम कमिट करके पुश करते हैं क्लाउड पे। और यही हमारा सीआई/सीडी पाइपलाइन हो गया। पाइपलाइन्स रन करते हैं, हम पाइपलाइन बिल्ड करते हैं, पाइपलाइन हम रिलीज़ करते हैं। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे मॉडर्न डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट हमारा डॉट नेट कोड सपोर्ट करता है। तो आपको अगर काम किया है आपने CI/CD लाइनिंग, तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे काम करता है, बट एक्चुअली बहुत लोगों ने काम नहीं किया अभी तक, तो उसको पता नहीं रहता है। बट ये जो CI/CD पाइपलाइन है, जो हमारे आजाइल मेथोडोलॉजी जो चलती है, और जो भी हमारे एक-एक फीचर हम जो भी डेवलप करते हैं, हम एक-एक सर्विस जो भी हम करते हैं, जो हमें पुश करना पड़ता है, कंटिन्यूअस पुश करना पड़ता है हमारे पाइपलाइन्स में, हम पाइपलाइन्स थ्रू एज़्योर पे, और वो पुश करने के बाद वो कोड पब्लिश किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है हमारे पर्टिकुलर मल्टीपल एनवायरनमेंट्स में। तो ये इसका अलग से एडवांटेज भी है, और बेटर सपोर्ट फॉर एपीआईज़, वेब ऐप्स, तो बेटर सपोर्ट एपीआईज़ भी है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी है, फ्यूचर प्रूफ भी है, क्योंकि बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो डॉट नेट कोर के साथ जुड़ी है, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर ये लैंग्वेज पढ़ते हो, तो आपका एक अलग से फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि लॉन्ग सपोर्ट है और उसकी डेवलपमेंट चलती रहेगी, ठीक है? तो अभी करंट वर्ज़न आपको डॉट नेट 8 है, आपको पता ही होगा। और क्लैश प्लेटफ़ॉर्म यूआई डेवलपमेंट, हम मल्टीपल यूआई डेवलपमेंट हम मोबाइल के साथ डेवलप कर सकते हैं, एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज़, मैक ओएस, बहुत सारी जो मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म जो यूआई को सपोर्ट करती है, जो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन, सो सारी जो डेवलपमेंट हम इसमें मैक डॉट नेट कोर में कर सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत सारी टॉपिक है जो मैंने आज आपको इम्पोर्टेंट जो बताया, तो आप गो थ्रू कर सकते हो। और इसमें से आप 4 या 5 बताए तो बहुत काफ़ी है यार, बट आपको एक आना चाहिए, मतलब ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू कि आपको बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा पता है क्या? ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स को पूछा जाता है। और अगर जो डॉट नेट कोर आपने मेंशन किया है, तो आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क के क्वेश्चन आएँगे आएँगे, तो उसके दोनों के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बनाए, तो उसको आप गो थ्रू कर सकते हो एक बार, ठीक है? और हमारा क्वेश्चंस नंबर 22 इज़ व्हाट इज़ क्वाड्स? क्वाड्स हमारा हो गया क्रॉस वर्जन रिसोर्स शेयरिंग। दोस्तों, तो समझ लो हमारी एक वेबसाइट है facebook.com करके, और https facebook.com करके, ठीक है? और हमने कुछ अलग से एपीआईज़ वगैरह बनाए हैं उस एपीआई एप्लीकेशन को हिट मारने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम एचटीटीपी से हिट मारते हैं उस एपीआई को, तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसको एचटीटीपीएस ओनली अलाउ होगा। अगर हम एचटीटीपीएस www facebook.com करके, और उसमें facebook.com में कुछ नाम भी अगर हम चेंज करते हैं डोमेन नेम का, तो वो भी अलाउ नहीं करेगा। तो उसका मतलब क्या है कि क्रॉस वर्जन रिसोर्स शेयरिंग, जो भी हमारा क्रॉस पे हम जो भी वो रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, हम एपीआई थ्रू कहाँ पे भी हम डेटा भेजते हैं, तो वो चेक करेगी कि क्या तो डोमेन और ओरिजिन सही है क्या। तो आप देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट में कि यहाँ पे https github.com करके है, तो यहाँ पे https github.com एपीआई यूजर करके, तो इसको क्या पता चला कि यहाँ पे डोमेन और एचटीटीपीएस सेम है, यहाँ पे डोमेन और एचटीटीपीएस सेम है, तो यहाँ पे क्या है https github.com, और यहाँ पे भी https github.com है। बट आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे https github.com है, बट यहाँ पे देखो तो https api.github.com है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो api.github.com है, मतलब ये हमारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देता है। जो भी हमारा हीटिंग है, वो सही जगह पे होना चाहिए, और जो भी हम रिकॉर्ड हम वो सही डोमेन सेट करना चाहिए, ताकि हम अलग से कोई जो साइबर अटैक्स है, वो अलग से कुछ हमारा जो मैलवेयर हमारे एप्लीकेशन पे भेज ना सके। तो उसके लिए सिक्योरिटी है कि जो हमारा जो डोमेन वो अलाउड है, वही अलाउड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ओनली एपीआई के लिए जो हमारे डोमेन में छेड़छाड़ी हुई है, उसकी वजह से वो उसको अलाउड नहीं करेगा। तो वो सिर्फ़ एक ही ओरिजिन को अलाउड करेगा, क्रॉस ओरिजिन को नहीं अलाउ करेगा। So cross-origin resource sharing is a security feature in web browser that control which external domain can access your web application resources. By default, browser block cross-origin requests for security reasons. Cores allow the safe cross-domain request by specifying which origins are permitted. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे हम एक डोमेन को हम अप्लाई कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। तो हम मिडलवेयर थ्रू हम उस आपको पूछा जाएगा कि हम कोर्स कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोर्स हम कैसे अलाउ कर सकते हैं, एक डोमेन को, अलग डोमेन को हम कैसे परमिशन दें कि हमारा डेटा हम वहाँ पिच कर सकें। तो वो जो हम मिडलवेयर्स में करते हैं, मिडलवेयर्स में हम देख सकते हो कि यहाँ पे हमने https कोलन और स्लैश करके example डॉट कॉम इस डोमेन को हमने अलाउ किया है कि वो हमारे एनी मेथड और एनी हेडर, मतलब जो भी यहाँ से इसके पास से जो भी हमारे मेथड आ रही है या कोई भी हेडर आ रहा है, तो उसको अलाउ करे हमारा एप्लीकेशन। तो उसके लिए हमने उसको परमिशन दे दी है। तो ऐसे हम परमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वाइज कोर्स इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट द सिक्योरिटी रिस्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड डोमेन्स,
जो भी हमारी जो डोमेन्स रहती है, अलग 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 डोमेन है, उसको अगर अनऑथराइज है, उसको परमिशन नहीं है, तो उसको सिक्योरिटी हम मतलब उस हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अलग से ऐसी सिचुएशन के लिए। और अलाउ से एपीआई कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड एप्लीकेशन होस्टेड ऑन डिफरेंट डोमेन। तो अगर हमारे एप्लीकेशन अलग से अलग डोमेन पे हमारी होस्ट है, एपीआई अलग डोमेन पे होस्टेड है, और हम वो रिकॉर्ड्स वो डोमेन से हम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है कि हम हमारी सेफ कम्युनिकेशन चलती रहे, हमारा सेफ डेटा ट्रांसफर होता रहे, अलग से डोमेन हमारा कुछ अलग डोमेन से हमारा डेटा ना उठाए। तो इसकी वजह से हम कॉर्स इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि सिक्योरिटी पर्पज से हम एप्लीकेशन को सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो कॉर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये गो थ्रू कर लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। व्हाट इज कस्टम मिडलवेयर एंड हाउ कैन वी ऐड कस्टम मिडलवेयर? कस्टम मिडलवेयर क्या होता है और कैसे हम कस्टम मिडलवेयर ऐड कर सकते हैं? तो व्हाट इज कस्टम मिडलवेयर इन डॉट नेट कोर? मिडलवेयर इन डॉट नेट कोर इज कंपोनेंट दैट प्रोसेस द एचटीटीपी रिक्वेस्ट बिफोर रीचिंग द एंड पॉइंट एंड रिस्पॉन्स बिफोर द सेंडिंग देम बैक टू क्लाइंट। हम पहले भी ये 15 क्वेश्चन में दे चुके हैं कि हम मिडलवेयर क्या है। तो हम आगे देखते हैं कि कस्टम मिडलवेयर क्या है। तो कस्टम मिडलवेयर इज यूजर डिफाइंड मिडलवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू हैंडल लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन एंड रिस्पॉन्स कस्टमाइजेशन। तो कस्टम मिडलवेयर हमारा यूजर बनाता है अलग से, ये बिल्डिंग रहता है, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कस्टम मिडलवेयर बनाते हैं, और कस्टम मिडलवेयर हम रजिस्टर करते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने भी एक मिडलवेयर बनाया कस्टम मिडलवेयर। तो कस्टम मिडलवेयर बनाने के पहले हमने एक क्लास लिया कस्टम मिडलवेयर डॉट सी एस। आपने देखा होगा कि आपने डॉट नेट कोर में एक कस्टम मिडलवेयर करके हमारा अलग से हम डायरेक्टली हम कस्टम मिडलवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से बनाने के लिए भी उन्होंने एक क्लास दिया है वहाँ पे डॉट नेट कोर में, आप देख सकते हो जाके। और यहाँ पे देख सकते हो कि हमने कस्टम मिडलवेयर क्लास बनाया। तो कस्टम डिलीवर में हमने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बनाया। ठीक है। तो लॉग ने हमने पहले रिक्वेस्ट स्टार्ट की, हमारा लॉग वो हमारा नेक्स्ट मिडलवेयर कॉल किया। तो ये जस्ट प्रोसेस है कि हमारा कस्टम मिडलवेयर हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अलग से कुछ भी हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने एक्सेप्शन हैंडल किया, कि हमने कस्टम एक्सेप्शन जो भी हमारा रहता है, तो हम एक्सेप्शन देखिए हमारे ग्लोबल लेवल पे जो भी हम सेट करना चाहते हैं कि हम एक एक्सेप्शन देना चाहते हैं 404 पे, अगर हमारा कुछ पेज नहीं मिलता तो उसके लिए हमारा ये मिडलवेयर कॉल होना चाहिए। तो ये मिडलवेयर जब जब कॉल होगा जब हमारा 404 हमारा पेज नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम अलग से हमारा कस्टम डेवलपमेंट करेंगे हमारा 404 एक्सेप्शन के लिए। तो ये हमारा डेवलपमेंट होने के बाद हमें ये जो कस्टम मिडलवेयर है जो हमारा क्लास हो चुका है, तो उन कस्टम मिडलवेयर हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस में हम रजिस्टर करेंगे, ऐसे ऐप डॉट यूज मिडलवेयर कस्टम मिडलवेयर करके। तो ये हमारा हो गया हमारा रजिस्टर। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि हमने सिर्फ कस्टम मिडलवेयर बनाना है और हमने रजिस्टर करना है। तो हम ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे जो भी हमारी हम जो भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो हम वैसे ही कस्टम मिडलवेयर बना के हम प्रोग्राम डॉट सी एस में रजिस्टर कर सकते हैं। कस्टम मिडलवेयर हमारा अन्य कुछ नहीं है, कस्टम मिडलवेयर हमारा ऐसे ही है कि हम जो भी हमारा जो भी हम मिडलवेयर ऐड करना चाहते हैं, तो हम बाहर से जो भी हम फाइल बनाना चाहते हैं वो फाइल डायरेक्टली हम कॉल कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे प्रोग्राम डॉट सी एस में। जो भी हम एक्सेप्शन होगा, कुछ भी हम ग्लोबल लेवल पे सेट करना चाहते हैं, तो हम जो मैन्युअली करना चाहते हैं हम हमारी तरफ से करना चाहते हैं। ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो स्टैटिक फाइल कैसे हैंडल करते हैं? तो स्टैटिक फाइल आपको बताओगे डॉट नेट कोर स्टैटिक फाइल जैसे कि एचटीटीपी सीएसएस जावास्क्रिप्ट एंड इमेजेस आर नॉट सर्व बाय डिफॉल्ट। यू मस्ट एक्सप्लिसिटली एनेबल द स्टैटिक फाइल इन मिडलवेयर। आपको मिडलवेयर आपको ऐसे डायरेक्टली डिफॉल्टली सर्व नहीं होते, आपको एनेबल करना पड़ता है। तो एनेबल करने के लिए आप क्या है कि आप मिडलवेयर प्रोग्राम डॉट सी में देख सकते हो कि उसमें ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स करके एक मेथड है। तो ये आपको ये इनेबल करनी पड़ेगी। तो ये करने के लिए आपको पता है कि हमारे जो भी सारे स्टैटिक फाइल्स है जो हमारी www रूट फोल्डर में स्टोर होते हैं हमारे, आपने पता होगा कि मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर पिछले भी वीडियो में फोल्डर स्ट्रक्चर बताया है कि उसमें क्या क्या रहता है फोल्डर्स में। तो उसमें www रूट करके है, तो उसमें सारी हमारे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की सारी फाइल्स पड़ी होती है। तो आपने ब्राउजर पे देखो कि HTTP ब्राउजर वो कैसे ब्राउजर पे कैसे करता है। तो HTTP जो हमारा www रूट हो गया हमारा लोकल होस्ट 5001, और उसमें इमेजेस करके लोगो करके उसको फाइल मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम सारी फाइल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे मिडलवेयर थ्रू भी, हम उसको यूज स्टैटिक फाइल्स कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो भी हमारा ग्लोबल लेवल मॉडिफिकेशन हम मिडलवेयर पे कर सकते हैं, या हमारे जो कस्टम हमारे जो बैकएंड में या फ्रंट एंड में हम उसको कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली यूआरएल डाल के, या डायरेक्टली यूआरएल लेके फेच करके। तो बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम स्टैटिक फाइल सर्व करने के लिए यूज करते हैं। बट आपको बताना चाहिए कि स्टैटिक फाइल हम कैसे हैंडल कर सकते हैं हमारे डॉट नेट कोर में, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि कहाँ पे फाइल है और कैसे हमने उसको उठानी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ टू डू डिप्लॉय द डॉट नेट कोर एप्लीकेशन। डिप्लॉय कैसे करते हैं डॉट नेट कोर एप्लीकेशन को? तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑन प्रेमिसेस है जिसका क्लाउड का कुछ हाथ नहीं होता, हम डायरेक्टली आईओएस पे हम उसको होस्ट कर देते हैं। तो उसके अलग अलग टेक्निक भी है, हम आईओएस को यूज करें, हम सेल्फ कंटेन एक से यूज करें, हम एपेच यूज करें, हम विंडोज सर्विस डिप्लॉयमेंट यूज करें, कोई भी यूज करें, ऑन प्रेमिसेस हो, खुद का हो, खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खुद के इस पे सर्वर पे हम होस्ट करते हैं। बट क्लाउड डिप्लॉयमेंट कैसा होता है कि क्लाउड डिप्लॉयमेंट अपना अपना सोर्स कोड रहता है, अपना एप्लीकेशन रहता है, बट हम होस्ट करते हैं हम क्लाउड पे, जैसे कि एजूर ऐप सर्विस हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, गूगल क्लाउड ऐप इंजीनियर हो गया, ये सारे डिप्लॉयमेंट है जो क्लाउड रिलेटेड है, तो उसमें क्लाउड पे हम डिप्लॉय करते हैं।
और थर्ड हो गया हमारा कंटेनराइज डिप्लॉयमेंट हो गया। कंटेनराइज डिप्लॉयमेंट हो गया जैसे फंक्शंस हमारे जो भी हम छोटे छोटे फंक्शंस रहते हैं, जो भी हम अलर्ट देना चाहते हैं एप्लीकेशन में, जो भी हमारा डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, स्मॉल चंक्स ऑफ कोड फंक्शंस, जो भी हमारा स्मॉल स्मॉल जो कोड से जो हम डॉकर में हम रन करना चाहते हैं, कंटेनराइज डिप्लॉयमेंट भी होता है। और CI/CD पाइपलाइन मैंने पहले भी बोल सकता है कि कंटिन्यू इंटीग्रेशन कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन जो होते हैं, जिसमें हम गिटहब एक्शंस, एजर डेवऑप्स पाइपलाइंस और जेंकिंस गिटहब CI/CD पाइपलाइन, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। बट ये सारे जो डिप्लॉयमेंट है हम इतने तरीके से हम डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। बट आपके लिए इन्फॉर्मेशन आप इससे बता सकते हो कि आप IaaS पे होस्ट करते हो कि ऑन प्रेमिस यूज करते हैं। बट क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको, देखो मैं आपको ही बताता हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एक हमारा डेमो ऐप करके एप्लीकेशन है, तो आपको ये पब्लिश करना है। तो आप पब्लिश करने के लिए क्या करोगे, तो उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे पब्लिश करके देखो यहाँ पे। तो ये जब भी आप पब्लिश करोगे तो ठीक है, पब्लिश करने के टाइम पे यहाँ पे टारगेट आपका आएगा कि आपको कहाँ पे पब्लिश करना है, ऐसा करके। अगर आपने फोल्डर बनाया तो फोल्डर पे हमारे बीन जो फाइल रहता है ना, आपको पता होगा कि बीन फाइल बनता है, तो बीन फाइल हमारा एक फोल्डर बना के हमने अगर पब्लिश कर दिया तो उसको आपको डायरेक्टली IaaS पे आपको सर्व करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम भी देख सकते हो कि यहाँ पे सिलेक्ट रिपोजिटरी करके है, जो हमारा गिट पे डायरेक्टली गिट हमारा यहाँ पे अटैच कर देता है। बट आपके लिए उसको गिट का जो भी हमारा पाथ है वो आपके लिए यहाँ पे रिपोजिटरी पे चाहिए। ये हमारा अलग हो गया। अगर आपने एजोर पे अगर कुछ करना है, हमने वेब सर्वर पे कुछ IaaS सर्वर पे कुछ पब्लिश करना है, तो हम वो यहाँ पे फाइल एड्रेस लिख कर नेक्स्ट कर दे और हमारा बीन फोल्डर बन जाएगा। वो बीन फोल्डर का हमें पाथ देना होगा सिर्फ IaaS पे। और हमारा सेकंड टेक्निक है कि हमने गिट पे देना है, तो यहाँ पे रिपोजिटरी सिलेक्ट करें और यहाँ पे जो हमारे चेंजेस है वो कमिट कर दे। हमारे कमेंट डाल के कमिट करते ही हमारा जो कोड है चेंजेस है वो सारे क्लाउड पे चले जाएंगे। बट क्लाउड पे जाने से पहले अगर हमने एज्योर डेवऑप्स हमने किया है, एज्योर डेवऑप्स में हमारे पाइपलाइंस हमें रन करना पड़ती है, तो वहाँ पे जाता है हमें पाइपलाइन रन करने पड़ते हैं, जो हमारे डेव और एनवायरमेंट की अलग अलग एनवायरमेंट के लिए अलग अलग पाइपलाइन रहती है। तो उसको रन करने के बाद हमारे डेवलपमेंट में हमारे प्रोड पे मतलब डेव पे स्टेज डेव पे रन होगा, फिर डेव पे रन होगा, टेस्ट पे होगा, टेस्ट पे रन होने के बाद हमारे प्रोड पे होगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस इसके, तो अलग से वीडियो बन सकता है। बट मैं आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कि आप ये बता सकते हो कि हम एक तो गिट हम एजोर डेवऑप्स थ्रू हम डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोजेक्ट थ्रू द गिट एंड हम कर सकते हैं। और डिप्लॉयमेंट होने के बाद हम एजोर पे उसको होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी टेक्निक हो गया हम IaaS पे कर सकते हैं कि यहाँ पे फोल्डर बना दो, फोल्डर पे हम नेक्स्ट कर दे, यहाँ पे बीन फोल्डर बन जाएगा। तो बीन फोल्डर बनते ही हमारा जो IaaS रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्रोसेस रहती है ऑन प्रेमाइसेस होती है, जिनका खुद का सर्वर है कंपनी का, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो खुद के सर्वर पे यहाँ पे देख सकते हो कि देखो यहाँ पे साइट्स करके है, तो साइट्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफॉल्ट वेब एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप एक साइट ऐड कर लो, कुछ भी नाम की अगर साइट ऐड करना है तो यहाँ पे देख सकते हो साइट करके। और यहाँ पे HTTPS देना है तो HTTPS दे दो, यहाँ पे SSL होगा तो सर्टिफिकेट होगा, पे सर्टिफिकेट ऐड कर दो, ओके कर दो। और यहाँ पे देखते हो डिफॉल्ट वेब साइट है यहाँ करके, तो यहाँ पे आपने अगर एक साइट बना लिया, साइट यार यहाँ पे नीचे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे एडिट बाइंडिंग करके होता है, तो एडिट बाइंडिंग में आप यहाँ पे बाइंड भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आप होस्ट नेम वगैरह अलग से कुछ देना चाहते हो, कुछ भी डोमेन नेम देना चाहते हो, तो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। बट आपको फाइल कहाँ देगा, ठीक है। फाइल आपको देखो अभी मैनेज वेबसाइट एंड एडवांस सेटिंग्स, और यहाँ पे देखो यहाँ पे पाथ है, फिजिकल पाथ। ये जो पाथ है हम जो भी स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम फोल्डर बना के जो भी जहाँ पे भी हम स्टोर करेंगे वही हमें IaaS सर्वर पे यहाँ पे फिजिकल पाथ देना है उसका। तो पाथ मिलते ही वो ये पाथ उठा लेगा और हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा IaaS पे। तो उसके लिए हमारी कुछ कंडीशन रहती है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज रहती है बहुत सारी, उनको जो सेट करना पड़ता है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है वो फॉलो करनी पड़ती है। तो वो अलग से स्टेप हो गई, ठीक है। तो ओ सॉरी यार, ये गलती होती है मुझसे। ओके, डिप्लॉय हो गया है, तो ये बहुत सारे टेक्निक्स तो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे वेज से हम जो डिप्लॉय करते हैं डॉट नेट कोर एप्लीकेशन को। 26 क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू कनेक्ट डॉट नेट कोर एप्लीकेशन टू डॉट नेट टू एसक्यूएल सर्वर के। हम एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कैसे करते हैं डॉट नेट कोर एप्लीकेशन। पहले तो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है NuGet पैकेज, जो पैकेज रहता है हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट नेट कोर एसक्यूएल सर्वर का। जो इंस्टॉल करने के बाद हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग, हमारे ऐप स्ट्रिंग और जेसन में जो डिफॉल्ट कनेक्शन हम जो भी हम सर्वर करते हैं, यहाँ पे क्या क्या रहेगा, हमारा सर्वर का नेम रहेगा, हमारे डेटाबेस का नेम रहेगा, डेटाबेस का नाम, यूजर आईडी, पासवर्ड जो हमने सेट किया है उस डेटाबेस को पेज करने के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। और ऐसे ही हमें सर्वर पे ट्रस्ट सर्टिफिकेट थ्रू करके हम उस डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है। हम उसके बाद हमें डेटाबेस कंटेक्स्ट बनाना है, कंटेक्स्ट बनाने के बाद हम उसको रजिस्टर करेंगे डेटाबेस कंटेक्स्ट को हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो ये नॉर्मल स्टेप्स है जो फॉलो करनी पड़ती है। हमने डेटाबेस कंटेक्स्ट हमने इंप्लॉइज के लिए बना लिया, इंप्लॉइज हमारा क्लास हो गया, जो हम क्लास नीचे जो आईडी नेम पोजीशन जो भी हम पेज करना चाहते हैं डेटाबेस से, तो उसका हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बना लिया। बट आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए तो हमने वहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में वो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यूज कर लिया, और डीबी कंटेक्स्ट पे हमने यहाँ पे
और यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ऐड भी डेटाबेस कनेक्शन भी वो भी हमने पूरा सारा हमने रजिस्टर प्रोग्राम डॉट सी एस में कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने एम्प्लॉय डॉट सी एस कंट्रोलर सी एस बना लिया। एम्प्लॉय कंट्रोल सी एस में देख सकते हो हमने एपीआई स्लैश कंट्रोलर करके यहाँ जो हमारे एपीआई हमने डेवलप कर लिया, और उस एपीआई में हमने गेट एम्प्लॉयज की जो भी सारी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए थी, जो जो आईडी नेम या पोजीशन जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मंगा लिया है। बट आपको इससे इन्फॉर्मेशन मांगने पहले यहाँ पे अलग अलग स्टेप भी रहते हैं। हमने अभी अभी एपीआई बनाया, तो एपीआई बनाने से पहले हम सर्विसेज भी बनाते हैं, और सर्विसेज थ्रू हम डायरेक्टली हम डेटाबेस को कॉल करते हैं, और जो भी हम सर्विसेज का नाम यहाँ पे इंटरफेस या कुछ भी, और हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन थ्रू, ज़्यादा तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन थ्रू हम डेटा लेके आते हैं, बट यहाँ पे तो सिंपल है, तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं डेटाबेस को। बट एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एडियो डॉट नेट भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी चला दो और एडियो डॉट नेट कोर हमारा इसको सिलेक्ट फ्रॉम ये लेके आ जाएगा, और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूजिंग यूज लिए यूज करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय हो जाए, और जो भी हमारी जो अनमैनेज मेमोरी बन रही है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इसके लिए यूजिंग यूज करते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूजिंग क्यों यूज करते हैं हम डॉट नेट कोर में या कुछ भी डॉट नेट फ्रेमवर्क में यूजिंग क्यों यूज करते हैं। तो यूजिंग हमारी मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एसक्यूएल का, उसको हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए गरज नहीं पड़ती। देखो यहाँ पे कनेक्शन डॉट ओपन किया, बट यहाँ पे कनेक्शन डॉट क्लोज नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे यूजिंग यूज किया ना हमने, तो वो क्या करेगा कि कनेक्शन को जैसे ही वो ब्लॉक क्लोज होता है, वो कनेक्शन को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग आपको बहुत लोगों को पता ही होगा कि हम कनेक्ट कैसे करते हैं डॉट नेट कोर को, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स से और कनेक्ट करने के लिए। ये तो बेसिक है, बेसिक टेक्निक है जो भी हमारे बेसिक एप्लीकेशन है, बट ज़्यादा तो लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमारे इंटरफेस बनते हैं, हमारे सर्विसेज बनते हैं, और सर्विसेज थ्रू हम डेटा लेके आते हैं बैकएंड में। तो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन का पूरा फ्लो पता होना चाहिए, जो मैंने पहले भी आपको बहुत बार पूछा बता चुका हूँ आप पिछली वीडियोज में। तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो लाके लेते आता रहूँ, और मैं अलग से टॉपिक बनाऊँ, तो इस पे भी अलग से हमारा वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। व्हाट आर ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर्स, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट देम इन डॉट नेट कोर। पहली बात होगी कि हम ग्लोबल एक्सप्रेशन कैसे हैंडल करते हैं। तो ग्लोबल एक्सप्रेशन हैंडलिंग डॉट नेट कोर सेंट्रलाइज्ड वे टू कैच हैंडल द अनहैंडल एक्सेप्शन अक्रॉस द एंटायर एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्राई कैच ब्लॉक इन एवरी कंट्रोलर, यू कैन हैंडल एरर्स ग्लोबली यूजिंग मिडलवेयर एंड एक्सेप्शन फिल्टर्स। तो हम ट्राई कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन हैंडल करने की मतलब जो भी हम कंट्रोलर लेवल पे हैंडल करते हैं, उसकी बजाय हम डायरेक्टली जो हमारा ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्शन हम हैंडल कर सकते हैं थ्रू मिडलवेयर कर सकते हैं। तो आपको पता होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा सकता है कि आपने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल कैसे करना है, तो आप मिडलवेयर का नाम बता सकते हो कि आप मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हो, या कस्टम मिडलवेयर क्रिएट करके आप प्रोग्राम डॉट सी एस में उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है। तो यहाँ पे वैसे ही किया है कि हमने कस्टम मिडलवेयर बना के हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में कॉल कर लिया, बट यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बिल्ड इन भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे यूज डॉट ऐप डॉट यूज एक्सेप्शन हैंडलर करके आप ग्लोबल लेवल पे आप एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट और इसके थ्रू जा सकते हो। एक तो कस्टम मिडलवेयर क्रिएट करो, कस्टम मिडलवेयर को डायरेक्ट रजिस्टर कर दो प्रोग्राम डॉट सी एस में, और एक तो हमारा जो बिल्ड इन है, हमारा जो मिडलवेयर में हम चेंजेस करना चाहते हैं, मिडलवेयर में आप यूज डॉट एक्सेप्शन ऐप डॉट यूज एक्सेप्शन हैंडलर कर दो, और उसमें डायरेक्टली कंटेक्ट करके जो भी आपको आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप चेंज कर दो। ठीक है, 28 हमारा हाउ डज डॉट नेट कोर हैंडल मेमोरी मैनेजमेंट कैसे हैंडल करते हैं हम डॉट नेट कोर में। डॉट नेट कोर हैंडल्स द मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली यूजिंग गार्बेज कलेक्शन एंड मैनेज हीप। तो आपको गार्बेज कलेक्शन पता ही होगा, जो भी हमारे मैनेज कोड है उसको क्लीन करने का काम गार्बेज कलेक्शन करता है। तो मैनेज कोड कौन से रहते हैं, जो मैनेज कोड हमारे डॉट नेट एप्लीकेशन जो बनाती है उसको मैनेज कोड बोलते हैं, मतलब जो भी सेलर आपका जो हैंडल करती है उसको मैनेज कोड बोलते हैं। तो मैनेज कोड मतलब जैसे समझ लो आपने कुछ इंट बनाया, आपने इंट का रिकॉर्ड हमने सेट किया है, इंट एज वगैरह कुछ एज वगैरह दिया, तो हमारा वो मैनेज हुआ है। जैसे ही हमारा स्कोप खत्म होता है, हमारा मैनेज कोड खत्म हो गया, स्कोप खत्म होने के बाद ही हमारा गार्बेज कलेक्शन क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। या हमारा जो भी अनयूज वेरिएबल्स है बहुत टाइम से पड़े हुए, जनरेशन जीरो, जनरेशन वन, जनरेशन टू, ऐसे 3 टाइप के जनरेशन रहते हैं, तो उसमें वो ट्रैक करता रहता है, और जनरेशन जीरो जो लॉन्ग टर्म वेरिएबल्स है उसको इरेज करने का काम भी करता है। तो मतलब यही होगा कि जो मैनेज कोड रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम गार्बेज कलेक्शन करता है, और अनमैनेज कोड जैसे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो अनमैनेज कोड रहते हैं। तो ठीक है, तो वही है गार्बेज कलेक्शन फ्री, जो अनयूज मेमोरी ऑटोमेटिकली जो अनयूज मेमोरी है उसको ऑटोमेटिकली फ्रीज करने का काम करता है। यूजर जनरेशन, जनरेशन जीरो, जनरेशन वन, जनरेशन टू, 3 जनरेशन यूज करता है। ठीक है, हाँ, तो यार इसके इससे ना अलग सी इन्फॉर्मेशन अलग सी वीडियो बन सकती है, बट वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसके मैं अलग से वीडियो अलग से लेके आऊंगा, बहुत सारे टॉपिक्स है जो कवर करने हैं, बट टाइम लिमिटेशन बहुत है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और दूसरी होगी मैनेज हीप, लोकेशन मेमोरी डायनामिकली ऑब्जेक्ट आर प्लेस डिफरेंट जनरेशन ऑप्टिमाइज क्लीन अप, स्टैक वर्सेस हीप, स्टैक हीप यूज कर सकते हैं। और स्टैक को पता होगा कि आपको स्टोरेज और वैल्यू टाइप हमारा स्टैक करता है, और हीप हमारा रेफरेंस टाइप करता है, जैसे क्लास ऑब्जेक्ट ये करता है। क्लास ऑब्जेक्ट इज बेसिकली आर वी कैन से अनमैनेज कोड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को आपको डिस्ट्रॉय करना है, जो कनेक्शन हम बनाते हैं, जो भी हम फाइल का जो भी हम फाइल्स रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अनमैनेज कोड हो गया वो कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन हमारा
वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। वो हमारा मैनेज कोड ही डिस्ट्रॉय करती है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं करती। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें अलग से बनाना पड़ता है। जैसे कि हम कनेक्शन बनाते हैं, तो कनेक्शन कनेक्शन डॉट ओपन करते हैं और कनेक्शन डॉट क्लोज करते हैं, तो हम खुद करते हैं, या डिस्पोज मेथड यूज करते हैं हम। तो आपको डिस्पोज मेथड पता होगी, तो डिस्पोज मेथड है फोर्सफुली हमारा जो भी हमारा अनमैनेज कोड है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिस्पोज, एक्सप्लिसिटली क्लीन अप, क्लोजिंग द डेटाबेस कनेक्शन, ये सारा जो भी हम फोर्सफुली यूज करते हैं डिस्पोज करने के लिए हमारे कनेक्शन वगैरह सारा कुछ, जो हमने कुछ भी मेथड, हमने बहुत सारे कोर्स में देखा होगा कि डिस्पोज मेथड यूज करते हैं हम, इंटरफेस आई डिस्पोजेबल थ्रू। तो वही है कि जो भी हमारा अनमैनेज कोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि हमारा जो मैनेज कोड वो डिस्ट्रॉय तो गार्बेज कलेक्शन कर देता है, बट अनमैनेज कोड नहीं कर पाता। तो उसको भी वजह से क्या होता है कि हमारे मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम की वजह से हमारी एप्लीकेशन स्लो हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड। तो आप देख सकते हो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होगी हमारे ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की, यूज यूजिंग आई डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट, डेटाबेस स्ट्रीम्स, अवॉइड द लार्ज ऑब्जेक्ट एलोकेशन टू प्रिवेंट फ्रीक्वेंटली गार्बेज सिलेक्शन रन्स। जैसे कि लार्ज ऑब्जेक्ट एलोकेशन अवॉइड करें, क्योंकि एक्चुअली वो डिस्ट्रॉय होने में बहुत टाइम लग जाता है, और डिस्ट्रॉय मैनुअली करे तो वो भी अच्छा होगा, बट बहुत बार डेवलपर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से मेमोरी वो स्पेस खाली नहीं कर पाती, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो चलो आगे चलते हैं। तो व्हाट इज केस्ट्रल एंड व्हाई इट इज यूज्ड इन डॉट नेट कोर? केस्ट्रल क्यों क्या है और क्यों यूज करते हैं? केस्ट्रल इज अ क्लॉज प्लेटफॉर्म हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर यूज्ड बाय एएसपी डॉट नेट कोर टू हैंडल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। तो मैंने पहले भी बताया कि केस्ट्रल हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म वजह की वजह से वो जो भी हमारे डॉट नेट, जो विंडोज, मैक ओएस और लिनक्स सारे, जो होस्टिंग सारे को सपोर्ट करती है। और वैसे कि वाई केस्ट्रल एक तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो वर्क्स ऑन विंडोज, लिनक्स एंड मैक ओएस, हाई परफॉर्मेंस है, बिल्डिंग लिम्बो एंड सॉकेट ट्रांसपोर्ट फॉर फास्ट रिक्वेस्टिंग हैंडलिंग, लाइट वेट है। लाइट वेट मतलब आईएस से लाइट वेट है ज़्यादा तो। और सेल्फ होस्टिंग है, run standalone without IIS or Apache. Reverse proxy support works with Nginx, Apache, IIS for better security. तो आप देख सकते हो नीचे डायग्राम में देख सकते हो कि हमने एक क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजी HTTPS थ्रू, तो वो कहाँ पे गया, पहले IIS गया, Apache गया, Nginx गया, और उसके थ्रू हमारे केस्टल पे हिट मारा है। तो हमारे एप्लीकेशन होस्ट पे केस्टल पे हिट मारेगा, केस्टल पे हिट मारने के बाद वो कोड को हिट मारेगा। तो ये देख सकते हो कि हमारा मतलब पहले तो क्या होता था कि पुराने फ्रेमवर्क से तो हमारे आईएस वर्क होता था, तो क्लाइंट जैसे भी हिट मारता था आईएस को हिट मारता था, और आईएस हमारा कोड देता। बट उसमें हमने अभी डॉट नेट कोर में हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, तो उसमें केस्ट्रल लेके आ गए। तो केस्ट्रल क्या करता है कि हमारा जो भी जो पहले का इन्फॉर्मेशन तो वैसे के वैसे है, बट आईएस आने के बाद हमारा केस्ट्रल जो है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट देता है। तो उसकी वजह से हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म हमारे रन हो मतलब रन और सपोर्ट करते हैं हमारे केस्ट्रल को। ठीक है, तो आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो और प्लीज़। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ यू सिक्योर डॉट नेट कोर एप्लीकेशन? मैंने भी पहले बोला कि ये टॉपिक में लेके आता हूँ। अरे क्या है एक्चुअली, सिक्योरिंग डॉट नेट कोर एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग द इम्प्लीमेंटिंग ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डाटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो पहले हो गया हमारा यूज एच टी टी पी एस एवरीवेयर, जहाँ भी एच टी टी पी यूज कर सकते हो यूज करो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और मुझे भी बहुत बार पूछा जाएगा कि हम एप्लीकेशन को सिक्योर कैसे कर पाएंगे, हमारे एप्लीकेशन को सिक्योर कैसे करेंगे। तो पहला हमारा है कि हम एचटीटीपी यूज करें सब तरफ। ठीक है, और हमारा दूसरा हो गया कि सिक्योर द डेटा विथ इंक्रिप्शन, प्रिवेंट द एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, हम इंक्रिप्शन यूज करें, हम पैरामीटराइज्ड क्वेरीज यूज करें हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क और एंटिटी कोर में, जहाँ पे भी हम यूज करें पैरामीटराइज्ड क्वेरीज यूज करें, ताकि हमारे एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिकॉशन हो सके, उसको प्रिवेंट कर सके एसक्यूएल इंजेक्शन को। जो भी हमारा डेटा, हम क्या करते हैं कि हम आईडी भेजते हैं, पाथ में आईडी भेज देते हैं। तो हम गेट या कुछ भी हम आईडी भेजते हैं ना, 1 ID = 1, तो ये सिक्योर नहीं है एक्चुअली। उसमें इजीली यूजर को पता चले कि उसने आईडी भेजा है 1 किसका, तो इसकी वजह से क्या करेगा कि वो उसको यूज करके कभी हमारे एप्लीकेशन में हमारे कुछ भी हमारा जो भी वीक पॉइंट है वो फाइंड आउट कर लेगा। तो उसी वजह से क्या करो कि पैरामीट्रिक क्वेरी यूज करो, कि उससे आसानी हो जाए और एप्लीकेशन सिक्योर रहे। सिक्योर एपीआई एंड पॉइंट्स कॉर्स यूज करें, मैंने पहले भी इन्फॉर्मेशन बता चुकी है कॉर्स कैसे यूज करना है ऐसा करके। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन यूज करें, जेडब्ल्यूटी टोकन यूज करें ऑथेंटिकेशन के लिए, ऑथराइजेशन के लिए एएसपी डॉट नेट कोर आइडेंटिटी यूज करें, ऑथराइज कंट्रोलर ऑथराइज यूज करें। वहाँ पे आपने कंट्रोलर में देखोगे, देखो स्क्रीनशॉट में देख रहे ऑथराइज यूज किया यहाँ पे, तो ये पर्टिकुलर एक्शन जो है पर्टिकुलर यूजर को ही एक्सेस रहेगा, तो उसकी वजह से ऑथराइज यूज करें। और 2.0 यूज करें। ये पहली इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं पहले भी बहुत प्रीवियसली वीडियोस में बता चुका हूँ, और इसमें भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कोर्स कैसे अलाउ करना है पर्टिकुलर डोमेन को, तो वैसे कर सकते हो यार। यहाँ पे कोर्स वगैरह हो गया, तो आप क्या क्या बता सकते हो कि एचटीटीपी यूज करो, एन्क्रिप्शन यूज करो, पैरामीटर्स क्वेरीज यूज करो, सिक्योर एंडपॉइंट्स कॉर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। कॉर्स यूज करने के बाद ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन यूज करो, उसमें जेडब्ल्यूटी टोकन यूज करो फॉर एपीआई ऑथेंटिकेशन, एंड ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज करो इन कंट्रोलर। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और
प्रोटेक्ट एक्शन एक्सेस क्रॉस स्क्रिप्टिंग। ये बहुत बार पूछा जाता है कि एक्सेस क्या है? इसमें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए अलग से आईएस पे और जो भी हमारा होस्टिंग जहाँ पे हुई है उसको प्रिवेंट करने के लिए रहता है, क्योंकि यूज़र क्या करता है कि F12 दबा के जो अभी हमारा डेवलपमेंट टूल रहता है तो उसकी वजह से एरो लेके जाके उसमें ईज़िली अपना कुछ भी जो भी कंटेंट है वो हमारे एप्लीकेशन पे शो करवा देता है, मतलब डुप्लीकेट कंटेंट शो करवा देता है। यूज़र को क्या लगता है कि एप्लीकेशन का कंटेंट है, बट वो कंटेंट रहता है जो हैकर रहता है उसका कंटेंट रहता है, तो उसको ईज़िली हैक कर सकता है अगर प्रिवेंट नहीं हो तो एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अगर हमारी प्रिवेंट ना हो तो। तो उसको प्रोटेक्ट करें एक्सेस को, और सिक्योर सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशन डेटा जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसको सिक्योर करें। हमारे एज़्योर की वर्ड यूज़ करें जहाँ पे की वैल्यू जो भी हम पासवर्ड यूज़र नेम जो भी हमारी की इन्फॉर्मेशन हम जो भी हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारा ऐप सेटिंग डॉट जेसन यूज़ करें या अलग से इन्फॉर्मेशन यूज़ करें या सीक्रेट एज़्योर कीवर्ड्स यूज़ करें। ठीक है? नेवर स्टोर सीक्रेट इन स्टोर। ओके। तो यही है, इम्प्लीमेंट लॉगिंग मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंट करें, सिक्योर डिप्लॉयमेंट, होस्टिंग, रिवर्स प्रॉक्सी, एचटीटीपीएस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिक्योरिटी बेसिस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो आप पढ़ सकते हो यार। तो हमारा हो गया आज का टॉपिक खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।